हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पीवाईक्यू सीरीज। और आज का जो चैप्टर है उसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। ये जो चैप्टर है बड़ा मजेदार चैप्टर है और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो हर साल बनता ही बनता है। एक एक्सेप्शन है, 2015 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। 2020 2019 में दो क्वेश्चन पूछे गए थे। 2018 17 16 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। 2015 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो कुछ खतरनाक हुआ होगा। तो ऐसा हुआ था 2015 में कि जो ये मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है ना, उससे 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो थर्मोडायनेमिक्स के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसा कभी कभार होता है, मतलब रेयरली ऐसा होता है कि थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन ना पूछा जाए। नहीं तो इससे चांसेस ये रहते हैं कि 99% एक क्वेश्चन तो यहां से आएगा ही आएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करते हैं। 2020 से हम स्टार्ट करते हैं। 2020 का फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, इस साल जेईई एडवांस में पूछा गया था, सेम टू सेम, मतलब थोड़ा सा अलग था, मतलब कॉन्सेप्ट यही था। सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था इस साल जेईई एडवांस में। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें बोला गया है एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है जिसमें पीवी का एक ग्राफ दिया हुआ है हमें, और कुछ ए बी सी डी ये कुछ दिए हुए हैं। और हमें बोला गया है ए बी एंड सी डी आर आइसोथर्मल प्रोसेस वाइल बी सी एंड डी ए आर एडियाबैटिक प्रोसेस। और ये जो साइकिल है इसके लिए हमें क्या करना है, एंट्रोपी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बताना है कि कौन सा ग्राफ होगा। समझ में आ रही है बात। हमें क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है पी और वी का, और उसमें अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं। और वहां पे हमें बताया गया है कि जो ये प्रोसेस है ए से बी ये है, मतलब या तो आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक, ये हमें बताया गया है। हमें उसके अकॉर्डिंग उसी ग्राफ का हमें क्या बताना है, एंट्रोपी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बताना है या बनाना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, तो आप यहां देखिए हमें दो चीजें बता रखी हैं, एक आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। ए से बी और सी से डी, ए से बी और सी से डी ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, और बी से सी और डी से ए ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। अगर आपको ये पता है कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी में क्या चेंज आता है, तो ये क्वेश्चन को आप इजीली करके निकल जाओगे। अगर नहीं पता तो फंस जाओगे। तो कैसे करना है, तो चलिए मैं बताता हूं आपको। इजी नोट पे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करें हम आइसोथर्मल प्रोसेस की। आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो हमें यह पता है डेल्टा टी 0 होता है। डेल्टा टी 0 होगा तो डेल्टा यू भी 0 होगा। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाने जाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। डेल्टा यू 0 है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। इसको इस तरफ लेके आ गया। इतनी बात क्लियर। हाँ, अब वर्क डन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं एंट्रोपी देखना चाहता हूं। और एंट्रोपी का जो फॉर्मूला बनता है, एंट्रोपी का फॉर्मूला बनता है डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो मुझे डेल्टा क्यू की वैल्यू चाहिए, मुझे ये देखना है कि डेल्टा क्यू कैसा है। इसलिए मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे एंट्रोपी देखनी है ना। क्या देखनी है, एंट्रोपी। और एंट्रोपी कैसे देखूंगा, पहले मुझे डेल्टा क्यू देखना पड़ेगा। अब डेल्टा क्यू देखते हैं। वर्क डन, अब जो वर्क डन है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो कंप्रेशन या एक्सपेंशन। तो हम देखते हैं, मान लो अगर एक्सपेंशन हो रहा होगा, एक्सपेंशन और कंप्रेशन, ठीक है। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। आपने पढ़ा होगा एक्सपेंशन मतलब सिस्टम काम करता है, सिस्टम काम करेगा तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। वर्क डन नेगेटिव आएगा, वर्क डन नेगेटिव होगा, डेल्टा क्यू क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव। ठीक है। और कंप्रेशन में उल्टा हो जाएगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा और डेल्टा क्यू क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, क्योंकि डेल्टा क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब इससे आप एंट्रोपी के बारे में बता सकते हो। तो अगर एक्सपेंशन हो रहा होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा होगा, तो डेल्टा क्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और डेल्टा एस भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा एस क्या रहेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इंक्रीज करेगा, डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी इंक्रीज कर रही होगी। इसका मतलब है, ये मैंने गलत लिख दिया है, इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी इंक्रीज कर रही होगी, किसमें, एक्सपेंशन में। ठीक है। अगर कंप्रेशन की बात करूं तो क्या है, डेल्टा क्यू नेगेटिव है तो डेल्टा एस क्या रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा, और इसके केस में एंट्रोपी डिक्रीज कर रही होगी। इतनी बात क्लियर। ये हो गया आइसोथर्मल का।
एडियाबैटिक का तो बड़ा सिंपल है यार। एडियाबैटिक में आपको पता है क्या जीरो होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या जीरो होता है, डेल्टा क्यू जीरो होता है। डेल्टा क्यू जीरो होगा तो एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा है, रिवर्सिबल। हम ये मान रहे हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है और डेल्टा क्यू जीरो हो गया तो डेल्टा एस भी जीरो होगा, मतलब एस में कोई चेंज नहीं आएगा, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर, बात आ रही है समझ में। डेल्टा एस क्या रहेगा, जीरो रहेगा, चाहे एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखते हैं, सबसे पहले हमें यह पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आने वाला, एंट्रोपी सेम रहेगी। तो हम ये देखते हैं कि कौन सा प्रोसेस एडियाबैटिक है। तो एडियाबैटिक को देखो, बीसी और डीए एडियाबैटिक प्रोसेस है। बीसी और डीए ये दोनों ये कैसे है, एडियाबैटिक है। तो इसमें एंट्रोपी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो एंट्रोपी नीचे है तो एंट्रोपी की वैल्यू सेम रहने वाली, बीसी मतलब ऐसा सीधा आएगा, ये भी सीधा आएगा, ठीक है। तो सीधा किस किस में, इन दोनों में है। तो इन दोनों में से अब हमें चूज करना है, एक तो ए और एक सी में, क्योंकि इसमें भी बीसी और एडी कांस्टेंट है, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट है, इसमें दोनों में कांस्टेंट है क्या, एंट्रोपी एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो ये दोनों ठीक हो सकते हैं किसके लिए, एडियाबैटिक के लिए। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें और चीज भी देखनी है। अब हम चलते हैं आइसोथर्मल पे। तो ए से भी आप ये देखो, इस तरफ क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। और जब एक्सपेंशन होगा, अगर एक्सपेंशन होगा, यहां देखिए, अगर एक्सपेंशन होगा डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, है ना। डेल्टा एस क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहां से यहां तक एंट्रोपी इंक्रीज कर रही होगी, ए से बी तक। तो ए से बी में एंट्रोपी देखो इस तरफ इंक्रीज कर रही है। तो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक बन रहा है अपना, ए से बी एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। और सी से डी क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। और ये कैसा है, कंप्रेशन। कंप्रेशन क्यों है कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है। तो ये वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है, कंप्रेशन में क्या होता है, आपने देखा था कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन में एंट्रोपी डिक्रीज करती है। तो यहां पे क्या होगा, सी से डी में एंट्रोपी डिक्रीज करनी चाहिए। तो पहले एंट्रोपी यहां थी, फिर डिक्रीज करती जा रही है। तो इसका आंसर होना चाहिए ए। बात आई समझ में, नहीं आई। देखो इसमें हमें क्या करना था, हमें एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस दिया हुआ था, और एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें यह पता है कि एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आता, तो सेम रहता है, कांस्टेंट रहती है एंट्रोपी। तो इसलिए ये ऐसे दो सीधी लाइन बन गई, ठीक है। इतनी बात क्लियर। दूसरी चीज, आइसोथर्मल में हमने देख लिया कंप्रेशन में क्या होता है और एक्सपेंशन में क्या होता है। एक्सपेंशन में एंट्रोपी इंक्रीज करती है, कंप्रेशन में एंट्रोपी डिक्रीज करती है। उसके बेस पे हमने ये आंसर निकाल दिया, ए। बात क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सर्टेन सब्सटेंस इज 0.86 यूनिट दे रखी है। अज्यूमिंग आइडियल सॉल्यूशन बिहेवियर, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट 10 ग्राम ऑफ 1 मोलर ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन फ्रॉम 300 केल्विन टू 310 केल्विन। क्या बोलना चाहता है, सिंपली ये बोलना चाहता है अपने पास एक सोल्यूशन है, और सोल्यूशन कितना है, 10 ग्राम सोल्यूशन है, उसकी मोलरिटी भी दे रखी है, 1 मोलर सोल्यूशन है। उसको हमें हीट करना है और उसका टेम्परेचर 300 केल्विन है। उस टेम्परेचर को बढ़ा के हमें 310 करना है, मतलब 10 केल्विन उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है। और उसके लिए कितनी हीट चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। कितनी हीट चाहिए वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि हम कितने अमाउंट को हीट कर रहे हैं, और जो जिस चीज को हम हीट कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ठीक है। हम सॉल्यूशन को हीट कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं, एक सोल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, ठीक है। दोनों की हीट कैपेसिटी हमें दी हुई है। अब हमें क्या चाहिए, बस उसका अमाउंट चाहिए। उसका क्या चाहिए, अमाउंट। किसका अमाउंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट का। अगर आप वो सोल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट निकाल लेते हो, क्वेश्चन खत्म है। लेकिन सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो बड़ा ट्रिकी है निकालना। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की कोशिश करोगे मोलरिटी का तो फंस जाओगे। वैसे नहीं करना है, इसको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाना है। कैसे जाना है, चलो मैं समझाता हूं। तो अपना मेन फोकस क्या है, समझ गए ना। हमें ये पता करना है कि ये जो सोल्यूशन है इसका टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी। तो हीट कितनी जा रही है उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यह पता होना चाहिए कि सोल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना, और उनकी हीट कैपेसिटी क्या है। हीट कैपेसिटी अपन को दे रखी है, हमें बस उन दोनों का अमाउंट निकालना है। अमाउंट कैसे निकलेगा, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यहाँ पे सोल्यूशन थोड़ा मिक्स कर दिया है। कैसे करना है चलो मैं बताता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाना, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। इसको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करना है। तो जो सोल्यूशन है उसका टोटल वेट है
सोल्यूशन का जो टोटल वेट है वो 10 ग्राम है। ठीक है, ये सॉल्वेंट का वेट नहीं दिया हुआ, अगर ये सॉल्वेंट का वेट होता तो बड़ा इजी होता क्वेश्चन, लेकिन इस सॉल्वेंट का नहीं है, सोल्यूशन का है, इसी ने पूरे गेम को बदल दिया है। ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूशन दे रखा है 10 ग्राम और मोलैलिटी दे रखी है 1। ये जो सोल्यूशन है उसकी मोलैलिटी दे रखी है 1। अब आपको ये पता होना चाहिए मोलैलिटी का क्या मतलब है, तो बताइए मोलैलिटी का क्या मतलब है। तो मोलैलिटी का मतलब ये होता है कि 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल डाले गए हैं सोल्यूट के। 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल डाले गए हैं सोल्यूट के। ठीक है, सोल्यूट हमें कुछ नहीं पता क्या है सोल्यूट, उसका बस मोलर मास हमें दिया गया है। तो यहां मोलैलिटी 1 दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर 1 मोल डाला गया है सोल्यूट का। तो हम ये लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, वाटर है भाई, सॉल्वेंट क्या है, वाटर। मैंने ये जो मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 है, इसको इस लाइन की फॉर्म में लिख दिया है, इसी चीज को मैंने एक्सप्रेस करके लिख दिया, और कुछ नहीं किया है। फॉर्मूला लगाने जाओगे तो बर्बाद हो जाएगा, फॉर्मूला मत लगाना। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे हम। तो 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। अब आपको कुछ मोलर मास दिया हुआ है इस सब्सटेंस का 58 ग्राम पर मोल। मोलर मास का मतलब क्या होता है, तो जैसे हीलियम का मोलर मास होता है 4 ग्राम। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं 1 मोल ऑफ हीलियम, इसका कितना वेट होगा, 4 ग्राम। ठीक है, तो मैं 4 ग्राम लिखूं या 1 मोल लिखूं। इसी तरीके से अगर मैं 1 मोल बोल रहा हूं तो इसकी जगह इसका मोलर मास लिख सकता हूं ना 58। बात आ रही है समझ में, तो मैं ये भी लिख सकता हूं 58 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। यहां आप बिल्कुल फंसे होंगे इस क्वेश्चन पे, तो इसको समझना है अच्छे से। इतनी बात पक्का होगी। अब अगर आपसे कोई पूछता है 58 ग्राम सोल्यूट है 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, तो पूरा सोल्यूशन का वेट कितना होगा, तो सोल्यूशन का वेट हम बता सकते हैं। सोल्यूशन का वेट कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, इस सोल्यूशन में सोल्यूट कितना है 58 ग्राम है ना, सॉल्वेंट कितना है 1000 ग्राम। बात क्लियर। ठीक है, अब देखिए आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या लिखना चाहता हूं। कंटेन 58 ग्राम ऑफ सोल्यूट। पक्का क्लियर है ये। 1 ग्राम ऑफ सोल्यूशन कंटेन 58 बाय 1058। और कितना है अपने पास सोल्यूशन, 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम सोल्यूशन के अंदर कितना होगा 58 अपॉन 10, 58 इंटू 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट। तो अपने पास सोल्यूट इतना है, सोल्यूट का अमाउंट निकल गया है। तो सॉल्वेंट का भी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, 10 ग्राम सॉल्यूशन का इसमें से ये माइनस कर दो, या अपने पास दूसरा भी तरीका है, माइनस नहीं करना चाहते तो आप यही तरीका लगाओ। हम क्या बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1050 ग्राम में कितना कितना सॉल्वेंट है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट है। ठीक है, 1 ग्राम के अंदर कितना होगा 1000 बाय, ऐसे कर सकते हैं, ये 58 है। ठीक है भाई, और कितना है 10 ग्राम अपना सोल्यूशन है, 10 ग्राम के अंदर सॉल्वेंट कितना होगा, इतना होगा इंटू 10। तो ऐसे भी कर सकते हो इसको, या क्या कर सकते हो, सोल्यूट का वेट आ गया 10 ग्राम में से इसको माइनस कर देना, वो सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। वेट आ गया, अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि उसने टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कितनी हीट लगेगी। कैसे करेंगे अब, तो ये सोल्यूशन था अपने पास, इसको हम हीट कर रहे हैं, और जो हीट है वो 2 जगह जा रही है, सोल्यूट के पास, तो Q1 हम मान रहे हैं सोल्यूट की, प्लस Q2 कहां जा रही है, सॉल्वेंट के पास। तो ये सोल्यूट की मान लेते हैं, और ये सॉल्वेंट जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ये टोटल हीट हमें निकालनी है। तो हीट का फॉर्मूला क्या है, हीट का फॉर्मूला है ms डेल्टा T। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब हम सबसे पहले इसको लगाएंगे सोल्यूट के लिए। तो सोल्यूट का मास देखिए, पीछे आइए, सोल्यूट का मास कितना निकाला था हमने, 58 इंटू 10, 58 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1058। ये मास है सोल्यूट का। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें दे रखी है इस सब्सटेंस की कितने, 0.86, 0.86 इंटू 0.86। और डेल्टा टी कितना है, टेम्परेचर में कितना चेंज करना है हमें, 10 केल्विन का, 310 माइनस 300 कितना आया 10 केल्विन। तो इसको मैं डायरेक्ट 10 लिखता हूं। ठीक है, इतनी हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा, सोल्यूट एब्जॉर्ब करेगा। सॉल्वेंट कितनी करेगा, सॉल्वेंट का मास बताओ यार, सॉल्वेंट का मास कितना था, सॉल्वेंट का मास है ये 1000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय
1058। क्लियर? ये मास हो गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है वाटर की कितनी, 4.2। बिल्कुल ठीक, 4.2 ये भी दे दी। और उसके बाद डेल्टा टी कितना है, कितना टेम्परेचर में चेंज आना है, 10 केल्विन। जब इसको आप सोल्व करोगे आपका आंसर आपके सामने होगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको कैलकुलेटर की मदद से मैं सोल्व करता हूं, क्योंकि अपने पास तो इतना टाइम नहीं है, आपको एग्जाम में अच्छे से करना है। तो इसको सोल्व करते हैं, कितना आ रहा है, 58 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई 0.86 और मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 1058। अरे ये क्या हो गया, सॉरी, फिर से करना पड़ेगा मुझे। 58 इंटू 10 इंटू 0.86 मल्टीप्लाई बाई 10 और डिवाइडेड बाय 1058। तो इसका आंसर आ रहा है यहाँ 4.71। और प्लस में उसको भी तो करना है भी, वो भी तो रहता है ना, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 100 कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 4.2 डिवाइडेड बाय 1058। तो ये आ रहा है 396.97। इसके साथ ऐड कर दो, कितना ऐड करना है हमें, प्लस 4.71। तो इसका आंसर आ रहा है 4.0168। मतलब हम बोल सकते हैं 4.017 इसका आंसर आना चाहिए। आंसर देखते हैं, 4.017 इसका फर्स्ट आंसर है। आसान था क्वेश्चन, बस घुमावदार क्वेश्चन था। अगर आप फॉर्मूले रट के गए हो, फॉर्मूले के बेस पे करना चाहते हो तो नहीं पहुंच पाते आप आंसर पे। तो इसको कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करना था इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और ये कुछ हमें पॉइंट दिए गए हैं, हमसे पूछा गया है कि कौन सा ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस जो अपने आप हो जाए, ठीक है, वो कैसे होगा, तो उसकी दो कंडीशन होती है। उसको दो तरीके से आप बोल सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो यहां डेल्टा जी के बारे में तो कोई बात नहीं की गई है ना, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो और दूसरा तरीका क्या है, हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे चलते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बोलता है कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स की अगर एंट्रोपी इंक्रीज कर रही होगी तो प्रोसेस कैसा होगा, प्रोसेस होगा अपना स्पॉन्टेनियस। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। और यूनिवर्स की एंट्रोपी कब इंक्रीज करेगी, जब सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों की मिला के जो एंट्रोपी होगी वो इंक्रीज कर रही होगी। इंक्रीज मतलब पॉजिटिव होगी, मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, किसका, यूनिवर्स का। तो इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया। एंथैल्पी से हम कभी नहीं बता सकते कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो एंथैल्पी को तो छोड़ो, एंट्रोपी के बारे में बात करते हैं। एंट्रोपी बताती है किसी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस होने का राज। एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम मस्ट बी पॉजिटिव। नहीं यार, सिस्टम से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें पूरे यूनिवर्स से लेना देना है। किससे लेना देना है, यूनिवर्स से। तो पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज होनी चाहिए, ना कि सिस्टम की। अगला पॉइंट देखते हैं, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग मस्ट बी पॉजिटिव। नहीं, सराउंडिंग से भी हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की एंट्रोपी देखनी होती है। अगला देखिए, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम प्लस सराउंडिंग मस्ट बी पॉजिटिव। बात आई समझ में, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम प्लस सराउंडिंग मतलब दोनों की, मतलब यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव मतलब इंक्रीज होनी चाहिए, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, तभी तो पॉजिटिव आएगा। एस फाइनल ज्यादा होगी मतलब इंक्रीज करी होगी, तभी तो डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा ना। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए डी, यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज करेगी तो डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। आगे चलते हैं, ड्यूरिंग द फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इन एन आइसोलेटेड चैम्बर। तो क्या ठीक है क्या गलत है ये हमें बताना है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब आप समझते हो कि उसको गैस को हम फ्री छोड़ रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, वैक्यूम में हम उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है, ना उसको हीट करें ना कुछ और। तो इसका कैसे करेंगे, फ्री एक्सपेंशन है तो फ्री एक्सपेंशन में एक चीज आपको पता होनी चाहिए, पी एक्सटर्नल क्या होगा, पी एक्सटर्नल होगा जीरो। पी एक्सटर्नल जीरो हो गया तो वर्क डन अपना हो गया जीरो, वर्क डन जीरो है, ठीक है। और डेल्टा क्यू भी जीरो है, इसको हम ना तो हीट करें ना कुछ और। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू। इतनी बात क्लियर। अब क्या क्या जीरो है अपने पास, डेल्टा क्यू जीरो है, वर्क डन जीरो है, तो डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू होगा जीरो। तो डेल्टा यू जीरो का मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी। तो देखिए क्या है, इंटरनल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, पहले ही ऑप्शन अपना करेक्ट आ रहा है तो यही करेक्ट है। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज नहीं, कुछ चेंज नहीं आएगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, नहीं जीरो है। टेम्परेचर इंक्रीज
इसके बारे में तो हमें बात ही नहीं करनी है। क्यों बात नहीं करनी है? यहां देखिए आप, डेल्टा यू क्या है? 0 है, तो टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2018 का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ इथेनॉल फ्रॉम 293.4 केल्विन टू बॉइलिंग पॉइंट एंड देन चेंज द लिक्विड टू वेपर एट दैट टेम्परेचर इज क्लोजेस्ट टू। क्या बोलना चाहता है? सिंपली ये बोलना चाहता है आपके पास कितना है, ये 1 kg इथेनॉल है, एक किलो आपके पास अल्कोहल है, इथेनॉल। ठीक है, दारू है ये, 1 किलो इथेनॉल, 1 किलो आपके पास अल्कोहल है, उसको हमें हीट करना है। और हीट तब तक करना है जब तक सारा का सारा किस में कन्वर्ट ना हो जाए, वेपर में। उसका कुछ टेम्परेचर, उसको हमें वेपर में कन्वर्ट कराना है, तो हमसे पूछा गया उसके लिए कितनी हीट चाहिए रहेगी। तो कैसे होगा सब प्रोसेस? तो आप बस ये ध्यान रखिए कि टेम्परेचर कितना है अभी इसका, 293.45 है। तो अपने पास अभी ये इथेनॉल है, कितना है? ये है 1 kg है, आई थिंक 1 kg है ना, हाँ 1 kg अपने पास इथेनॉल है। इसको हमें हीट करना है। हीट करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर है कितना है? इसका टेम्परेचर अभी 293.45 है। ठीक है, इसको पहले हम हीट करेंगे, इसको बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाएंगे, तो इसको कुछ हीट देनी पड़ेगी। Q1 हीट दी और ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। कहां पे आ गया? बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। इसका टेम्परेचर कितना है अभी? बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका? 351.45। इसका टेम्परेचर हो गया 351.45। अब ये लिक्विड है, अभी क्या है? लिक्विड है। इथेनॉल लिक्विड था, अभी भी लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट पे आया है। इसके बाद क्या होगा? इसकी स्टेट चेंज होगी। स्टेट चेंज मतलब ये वेपर में कन्वर्ट होगा। तो वेपर में जब कन्वर्ट होगा तो कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट चेंज होती है उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। तो कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा और क्या बना देगा? पूरे वेपर बना देगा। तो हमें ये पता करना है कि यहां से लेकर यहां तक की कितनी हीट लगी। तो Q1 हम निकाल सकते हैं, Q2 भी निकाल सकते हैं, वही टोटल, उन दोनों को ऐड कर देना, वो टोटल हीट आ जाएगी। तो Q टोटल इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब Q1 कैसे निकले? MS डेल्टा T। और Q2 कैसे निकले? ये तो स्टेट चेंज में हो रही है, तो M इंटू L, M मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। एस दे रखा है, हीट कैपेसिटी दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, लेटेंट हीट दे रखी है, दोनों चीज दे रखी है, मास भी हमारे पास है। तो हमें क्या करना है? अब सारी वैल्यू को पुट करना है। तो मास देखते हैं इसका कितना है, 1 kg है, इसको ग्राम में कर लेते हैं, 1000 ग्राम। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखिए इसकी कितनी दे रखी है, 2.44। और डेल्टा टी कितना है, यहां से यहां तक डेल्टा टी देखिए 351.45 माइनस 293.45, 0 0 और ये कितना आ गया 8 और यहां बचेगा 4, 58। ठीक है, डेल्टा टी अपना 58 प्लस मास कितना है 1000 ग्राम और लेटेंट हीट कितनी दे रखी है हमें, लेटेंट हीट है इसकी 855। इसको अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं कैलकुलेटर यूज करता हूं, आपको खुद ही करना पड़ेगा एग्जाम में। तो देखिए 58 इंटू 2.44 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आ रहा है 1452, ऐसा कुछ आ रहा है, प्लस ये आ रहा है 855 इंटू 1000। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको ऐसा करता हूँ, ये 1000 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, यहाँ देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 14152 इंटू 10 की पावर 3 प्लस ये 855 इंटू 10 की पावर 3, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, 855 प्लस 141.52, तो ये आ रहा है 996.52 इंटू 10 की पावर 3। और इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके क्या लिखता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ 9.9652 इंटू 10 की पावर 5। तो इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या होना चाहिए, आंसर देखते हैं 9.96 है, तो यहाँ देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 9.97 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 9.97 10 की पावर 5, ये इसका आंसर हो गया डी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2018 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 में भी एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखते हैं, अ पीस ऑफ मेटल वेइंग
100 gram is heated to 80 degrees Celsius and dropped into 1 kg of cold water in an insulated container at 15 degrees Celsius if the final temperature of the water in the container is 15.69 degrees Celsius. If the final temperature of water in the container is 15.69 degrees Celsius, मतलब दोबारा रिपीट कर देना लाइन. द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इज, क्या बोल रहा है, अपने पास एक गोला है, एक मेटल है, कितने का है, 100 ग्राम का है, उसका टेम्परेचर है कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है. उसको मतलब एक मेटल लिया, उसका गोला लिया, उसका टेम्परेचर अभी 80 डिग्री सेल्सियस है. अपने पास पानी है, 1 किलो पानी है ना, हाँ 1 किलो कोल्ड वाटर है जिसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है. उसके अंदर उस गोले को, मेटल के गोलों को डाल दिया. अब क्या होगा, ये जो मेटल है अपनी हीट को लूज करेगा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और पानी उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. और सब कुछ इंसुलेटेड है, मतलब हीट बाहर नहीं जा रही है. हमें क्या बताना है, ये मेटल का जो गोला था ना, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ये हमें बताना है. तो ये कैलोरीमीटर का क्वेश्चन है. तो इसमें हमें क्या करना है, हमें ये पता है कि जितना ये गोला, मेटल का गोला जितनी हीट लूज करेगा वो सारी की सारी हीट कौन लेगा, वो सारी की सारी हीट ले लेगा वाटर. इसी कॉन्सेप्ट को लगाते हुए हम आगे बढ़ेंगे. आंसर अपने आप आपके सामने होगा. कैसे, देखिए. तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, पानी था ये स्टार्टिंग में 15 डिग्री सेल्सियस पे था और ये गोला था, ये स्टार्टिंग में कितने पे था, 80 डिग्री सेल्सियस पे था. ठीक है, और बाद में इनिशियली ऐसा था, फाइनली ऐसा हो गया, बाद में इसके अंदर डाल दिया और इसका टेम्परेचर टोटल जो मतलब सारी चीज इक्विलिब्रियम पे आ गई. इसका टेम्परेचर हुआ 15.69 डिग्री सेल्सियस, ऐसा ही कुछ है ना, 15.69 डिग्री सेल्सियस. यस, ठीक है. टोटल टेम्परेचर अभी जो फाइनल टेम्परेचर हो गया वो इतना हो गया. तो हम यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, कैलोरीमीटर वाला. तो हम लिखेंगे हीट लॉस्ट, कौन लॉस्ट कर रहा है, मेटल बॉल, इज इक्वल टू हीट गेन, कौन कर रहा है, वाटर कर रहा है. ठीक है, हीट लॉस्ट हो रही है तो उसके लिए मैं माइनस का साइन लगाऊंगा, हीट निकल रही है तो और फॉर्मूला लगाऊंगा MS डेल्टा T. ठीक है, ऐसे यहां तो पॉजिटिव है MS डेल्टा T. अब ये मास वाटर का है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की है, ये मेटल का है, ये भी मेटल का है. इतनी बात क्लियर, सारी चीजें दी हुई है, आसान सा क्वेश्चन. अब कैसे करेंगे फिर भी मैं बता देता हूं, अगर आप फंस रहे हो इस क्वेश्चन में तो कैसे करना है. मास पता करना है इस बॉल का मास कितना, 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, 100 ग्राम है. ठीक है, ये हमें निकालना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है मेटल की. तो इसको ऐसे ही लिखते हैं. डेल्टा टी, टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है यार, बाद में टेम्परेचर कितना हो, फाइनल टेम्परेचर होगा 15.69 डिग्री सेल्सियस और माइनस हम करेंगे कितने में से, इसका स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना था, 80 डिग्री सेल्सियस. इसको केल्विन में यहाँ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं आएगा. ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, जनरली हम क्या करते हैं, केल्विन में इसको कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो हमें डिफरेंस चाहिए. तो डिफरेंस सेल्सियस और केल्विन में सेम रहेगा. तो मास ऑफ वाटर कितना है, 1000 ग्राम है ना, 1000 ग्राम और हीट कैपेसिटी वाटर की होती है 4.2 और डेल्टा टी कितना है, इसका फाइनल टेम्परेचर होगा 15.69 और पहले कितना था 15, तो इसमें से माइनस कर दो 0.69 आ गया. ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, ये 80 माइनस 50.69 इसकी वैल्यू निकालनी है. ये 10 में से एक गया या 9 3 और यहाँ कितने बचे हैं, 9 4. ठीक है, और यहाँ कितने हैं, यहाँ बचेंगे 7 में से एक गया 64.3. माइनस में आएगा तो माइनस, ये माइनस में निकल के आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1000 इंटू S इंटू 64.31 और 1000 इंटू 4.2 इंटू 0.69. इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. थर्मोडायनेमिक्स में बस इतना ही होता है कि थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी भारी होती है तो उनमें थोड़ा टाइम जाता है. तो मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे. एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ ठीक किया या नहीं किया मैंने. माइनस 15.69 64 बिल्कुल ठीक है. ठीक है, तो मैं S को अभी कैलकुलेट करता हूँ. S को कैसे कैलकुलेट करूँगा, ये 1000 से 1000 काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकते हैं हम. सॉरी, ये 1000 नहीं था, ये मास था 100 ग्राम, ये 100 है. ये जो मेटल का मास था ना वो 100 ग्राम था, तो 100 है ये. तो एक जीरो से एक जीरो, यहाँ 10 बचेगा अभी भी.
ठीक है, तो हम S लिखेंगे तो 10 इंटू 4.2 इंटू 0.69 और डिवाइड बाय 64.31। इसका आंसर चेक करते हैं एक बार, 1 मिनट दो मुझे। 10 इंटू 4.2 मल्टीप्लाई बाय 0.69 और डिवाइड बाय 64.31, आंसर आ रहा है 0.45। आंसर चेक कीजिए, कुछ है ऐसा, कुछ है? 0.45 बिल्कुल है, सी इसका आंसर है। क्लियर? तो जो थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन है ना, वो टाइम थोड़ा लेते हैं कैलकुलेशन में, नहीं तो क्वेश्चन बड़े इजी हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट इजी है, बस कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि 2015 में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया था। इस टाइप के क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं। हमें क्या करना है, हमें 3 इक्वेशन दे दी है, केमिकल इक्वेशन दे रखी है, और इस केमिकल इक्वेशन के लिए हमें एंथैल्पी चेंज निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, हमें क्या करना है, इन 3 इक्वेशन को कैसे ना कैसे रीअरेंज करके, मतलब आगे पीछे करके, किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये इक्वेशन बनानी है। तो कैसे बनाएंगे इस इक्वेशन को, देखिए इस तरफ NO है तो इस इक्वेशन को हम ऐसा कैसे रखेंगे, इस तरफ ऑक्सीजन है तो इस इक्वेशन को हम इसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन इसको उल्टा करके करेंगे और एक और चीज करेंगे, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, हमें तो एक ही चाहिए तो इसको हाफ भी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इस तरफ इसमें O2 आ रहा है, इसमें O3 आ रहा है, तो इस रिएक्शन को हम क्या कर देंगे, उल्टा करके करेंगे ताकि वो कट हो जाए। क्या बोलना चाहता हूं, सिंपल तरीके से मैं करके बताता हूं आपको, तभी समझ में आएगा। तो इसको मैं यही करने की कोशिश करता हूं ताकि इजी रहे समझना आपके लिए। हाँ, तो देखिए इस इक्वेशन को मैं यहीं पे लिखता हूं, NO प्लस O3 और क्या है, NO2 है और O2 है। ठीक है, और इसके अंदर NO के साथ मुझे ऑक्सीजन भी चाहिए, तो मैं इस रिएक्शन को उल्टा करता हूं और 2 से डिवाइड करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, 2O, ठीक है, गैस, और क्या है, इसको ऐसे कर दिया, उल्टा कर दिया, तो इसका जो डेल्टा H है ना, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी यार, उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। डेल्टा H पहले की तरह था माइनस में था, अब वो प्लस हो जाएगा उसका, क्योंकि रिएक्शन को उल्टा कर दिया तो डेल्टा H की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी 142.3। ठीक है, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, और यहां पे डेल्टा H की वैल्यू कितनी है, -198.9। एक और काम करना है हमें, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे 2 है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को हाफ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग डेल्टा H भी चेंज हो जाएगा, तो ये भी हाफ हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? अब हमें क्या करना है, हमें यहां से O3 को हटाना है, इस इक्वेशन में से O3 को हटाना है, ये तो ऐड करना है इसके साथ, और इस O3 को निकालना है। तो मैं क्या करता हूं ना, O3 को दूसरी तरफ भेज देता हूं और फिर ऐड कर देता हूं, ताकि अगर O3 इस तरफ आएगा तो कट जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इस रिएक्शन को भी उल्टा कर देता हूं। कौन सी रिएक्शन को, इस वाली को। अच्छा, एक मैंने थोड़ी गड़बड़ी कर दी है, ये है ना, ये 495 है इसका, 1 मिनट दो मुझे, इरेजर, हाँ, ये कितना है, 4, अरे यार पेन, हाँ, ये 4 माइनस में हो जाएगा 495 और डिवाइडेड बाय 2। माइनस में समझ गया ना, क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन को हमने उल्टा कर दिया है, उल्टा कर दिया है तो ये डेल्टा H की वैल्यू चेंज हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और इस रिएक्शन को हम हाफ से मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा H भी हाफ से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इस रिएक्शन को उल्टा करके ऐड करना है। उल्टा करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 3/2 O2 और O3 इस तरफ गया, और डेल्टा H भी उसी तरीके से हमारा चेंज हो जाएगा। डेल्टा H, ये रिएक्शन को उल्टा कर दिया तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव कितना, 142.3। अब इन तीनों रिएक्शन को आप ऐड कर दो तो क्या आएगा, देखो इस तरफ NO बचेगा, है ना, ये एक ऑक्सीजन बचेगा, और यहां पे क्या रहेगा, O3 रहेगा, लेकिन इस तरफ भी O3 आएगा तो O3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ क्या बचेगा, NO2। आप बोल रहे होगे ये 3/2 O2 काम गया, तो इस तरफ 3/2 O2 है, इस तरफ एक O2, ये हाफ O2 रहेगा, तो इन दोनों को ऐड करो ये 3/2 आएगा। ठीक है, वो कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ रही है ना बात, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ये हाफ रहेगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हाफ आएगा, हाफ और 1 कितना आएगा, ये 3/2 O2 आएगा। तो रिएक्टेंट साइड में भी 3/2 O2 है, और प्रोडक्ट साइड में, तो उन दोनों को हम कैंसिल कर दें, तो एट लास्ट हमें ये रिएक्शन मिल गई। अब हमें क्या करना है, ये रिएक्शन कैसे आई थी, इन सभी को ऐड करके, तो बस इनको ऐड कर दो, डेल्टा H आ जाएगा। डेल्टा H कितना आएगा, इसको ये -198.9 और +140.3 और
495.2। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से, 1 मिनट लगेगा। मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ। 495 डिवाइडेड बाय 2 और ये आया है 247.5 और इसको प्लस करेंगे 198.9 से, इन दोनों का सम आएगा वो आ जाएगा 446 और माइनस करेंगे अब 142.3 से। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस में 304.1 किलो जूल पर मोल। कुछ ऐसा आंसर है, ऐसा है 3.04। इसका आंसर ए ही होना चाहिए। बात क्लियर है? आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है मुझे मैसेज कीजिए, मेरा नंबर तो यहीं पे है। 2015 में कोई क्वेश्चन नहीं था और ये मेरा नंबर है। आप मुझे कोई भी डाउट है, कहीं पे भी कोई आपको दिक्कत आई हो, आप मुझे मैसेज करना, ठीक है? अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।